Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 14 that is elements, compounds and mixtures. Students इसमें हम देखने वाले हैं आज इसका एक्सप्लेनेशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. आज जो हम देखने वाले हैं वो सब एक्सपेरिमेंट है जो आपको समझना और जानना ज़रूरी है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो लास्ट टाइम ही मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, जैसे व्हाट आर द मिक्सचर्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. कौन कौन से ऐसे मिक्सचर्स एक साथ कई सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो. जैसे मैंने आपको बताया था टी, फालूदा, कॉफ़ी, भेल, ये सारे कुछ फूड स्टफ़ हैं. ओके, जो और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुकिंग के टाइम, जैसे अगर आप एक दाल बना रहे हो तो दाल में कितनी सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं. सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कई सारे मिक्सचर्स यूज़ करते हैं. और कई सारे डिफरेंट अलॉयज़ भी हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में भी सिर्फ अलग से कुछ स्टील तो है नहीं, उसमें भी कई मिक्सचर है. वो ब्रास, पीतल जो है वो भी. तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम मिक्सचर फॉर्म में यूज़ करते हैं. आर ऑल मिक्सचर्स यूज़फुल टू अस. इसका क्या आंसर है? नो, all mixtures are not useful. The adulterants added to the food form harmful mixtures. जो अडल्ट्रेशन किया जाता है, जैसे मिल्क में यूरिया डाला जाता है अगर उसमें, और जैसे हल्दी में आप देखते हो कई केमिकल डाले जाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसपे केमिकल्स, हार्श केमिकल भी डाले जाते हैं. वो तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. यहाँ पे हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सेमोलिना, सॉल्ट एंड आयरन फाइलिंग्स. आयरन फाइलिंग्स तो आप मैग्नेट के थ्रू निकाल लोगे. सॉल्ट कैसे निकालोगे आप? अगर रवा को आप धो दोगे तो वो सॉल्ट तो वैसे ही धुल के बाहर आ जाएगा, तो आपका सेमोलिना जो रवा है, सूजी है, वो अलग रह जाएगा. उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दिया जाता है. ये चीज़ें आपने पढ़ी है 6th स्टैंडर्ड में. ओके, ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको दूध का ही बता दिया, तो दूध की वजह से क्या होता है, कैंसर भी हो जाता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप ऐसा यूरिया वाला और कई सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो उसमें डाले जाते हैं. तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, वो कैंसर का रीज़न बन जाता है, ऐसा कारण बनता है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें इस तरीके की मिक्सिंग की जाती है. ऐसे केसेस में हमें जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स हैं उस मिक्सचर से उसे निकालना ज़रूरी होता है. इसी पर्पज़ से सिंपल और इजी मेथड्स होते हैं स्ट्रेनिंग, यानी जो छानते हैं हम, ठीक है, वो होता है फ़िल्टरिंग, सिफ्टिंग, पिकिंग, उसको पिकिंग करना, ठीक है, सॉर्टिंग, विनोइंग, कॉम्बिंग विद मैग्नेट, जैसे आयरन फाइलिंग होता है ना, उसको निकालने के लिए सब्लिमेशन. ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं. Which ingredients from which mixtures could be separated by using these methods. अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो पिकिंग का है, तो ज़रूरी नहीं आप इसे लिक्विड में अगर कोई चीज़ है तो पिकिंग करके मतलब कुछ डिज़ोल्व हुई चीज़ें हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिज़ोल्व हैं, तो आप पिकिंग के थ्रू तो उसे नहीं कर सकते, उसे यहाँ पे स्ट्रेनिंग के थ्रू तो नहीं कर सकते. हाँ, मतलब फ़िल्टर के थ्रू आप कर सकते हो उसे क्लीन. ओके, तो यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पे हम यूज़ करते हैं. कई सारे मेथड हैं उसे क्लीन करने के, उससे साफ़ सुथरा बनाने का, पर अलग अलग मेथड्स अलग अलग जगह यूज़ की जाती है. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर को, जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स है, उसे सेपरेट करने के लिए भी काम आता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है. आपने देखा होगा फार्मर्स को, जब वो अपना अनाज लाते हैं इस तरीके से थ्रेशिंग करके, तो थ्रेशिंग के बाद वो क्या करते हैं, जो हस्क रहता है उसको अनाज से दूर करते हैं. ये तो आपने ज़रूर देखा होगा अपने गाँव में. तो इसके थ्रू क्या होता है, वो इस तरीके से एक ऊंचाई पे खड़े होते हैं और जिस साइड हवा बहता है उसी दिशा में वो क्या करते हैं, उस ऐसा लेके हाथ में इसे क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे इसको हिलाते हैं, मतलब इसे शेक करते हैं इसको. और फिर क्या होता है, हवा जिस दिशा में बहती है उस दिशा में ये हंस जाके इकट्ठा हो जाता है, और जो ग्रेन है वो नीचे, क्योंकि वो भारी है तो एक जगह पे आ जाता है.
ये तो आप सबको पता होगा, आप चाय तो छानते ही हैं। तो आप देखते हैं कि चाय बिल्कुल यही प्रोसेस हम फ़ॉलो करते हैं। चाय हमारा नीचे एकदम क्लीन आ जाता है, ऊपर जो चाय पत्ती, इलायची जो भी डाला, आपने जो भी चीज़ें कुछ भी डाला वो ऊपर का ऊपर रह गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो पिकिंग का काम हो रहा है। ये जैसे हम चावल बीनते हैं तो उसमें जो भी कुछ कंकड़ पत्थर रहता है तो उसको क्या करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेनिंग की जा रही है, जो आटा, बिल्कुल आप यही काम करते हो आटे के लिए। और ये देखो दूध में से मक्खन निकालने का काम, ये देखो ये क्या किया जा रहा है, चर्निंग किया जा रहा है। सो सम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब इनका हर किसी का यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम है। क्या नाम है? तो ये विनोइंग है, यहाँ पे स्ट्रेनिंग है, तो अलग अलग है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या कहा जाता है, विनोइंग। ये है पिकिंग, और ये सिफ्टिंग, और ये है चर्निंग, जो मैंने आपको बताया था, फिल्टरिंग और स्ट्रेनिंग, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे इसके नाम आपको जानना ज़रूरी है, कैसे लिखना है, स्पेलिंग्स देख लीजिए, वो ज़रूरी है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक-एक करके जो सेपरेशन का काम है, यानी एक कोई किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग करना, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ये क्यों पढ़ी कि ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, विनोइंग करना, ये सारी चीज़ें, मतलब जो हमें अनवांटेड चीज़ है उसे हम अलग कर रहे हैं। तो उसी में से एक क्या है, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। इससे क्या अलग किया जा सकता है? तो देखो, टेक सम सॉल्ट वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको क्या करना है, आपको सॉल्टी वाटर लेना है, आप समुंदर का पानी ले सकते हो, ओके। या फिर अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो कि जो नमक पानी ऐसा उसका सॉल्यूशन बना सकते हो, फिर वो ले सकते हो। अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन द फिगर। अब राउंड बॉटम क्या है, यहाँ पे देखो, ये रहा, और इस तरीके से आपको अपैरेटस तैयार करना है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, अरेंज द अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं उसको अपैरेटस बोलते हैं, जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं एक्सपेरिमेंट में, तो वो सारी चीज़ें हैं अपैरेटस। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो फिगर में दिखाया गया है वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करना है। ये आपको स्कूल में कराया जाएगा, अभी नहीं कराएंगे तो आगे आने वाले क्लासेस में ज़रूर कराएंगे आपको। सो आपको क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड इन द फ्लास्क प्लेस्ड ऑन द वायर गॉज। वायर गॉज क्या है, ये है, ये क्यों किया जाता है, ये इस पे क्यों रखा जाता है, ताकि जो इसमें सोल्यूशन रखा जाता है वो बर्न ना हो, जले नहीं वो, ठीक है। इसलिए ये गॉज यूज़ किया जाता है और नीचे से ये हीट दी जाती है। तो नेट का गॉज होता है। स्टैंड आप देख रहे हो, ये फ्लास्क को अच्छी तरीके से स्टैंड हो सके, फर्मली उसे होल्ड कर सके, इसलिए ये स्टैंड लगाया जाता है। और ये थर्मामीटर लगाया जाता है कि कितना टेम्परेचर में इसे हीट किया जा रहा है, इसे कितना ज़्यादा हीट किया जा रहा है वाटर को, इसलिए ये थर्मामीटर लगाया गया है। उसके बाद राउंड बॉटम फ्लास्क, ये है जो राउंड बॉटम फ्लास्क, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें वाटर डाला गया जो कि सॉल्टी वाटर है, आप समुद्र का भी पानी ले सकते हो अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये दोनों जो हैं, ये क्या है, वाटर है, जो कि वाटर यहाँ से आउटलेट किया जा रहा है, यहाँ से इनलेट किया जा रहा है, तो ये वाटर है, कंडेंसेशन के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। वाटर को अलग किया जा रहा है किससे, सॉल्ट से। हमने क्या लिया है, सॉल्टी वाटर लिया, सॉल्ट वाटर को मिक्स किया हुआ है, उसके बाद हमने ये सारे अपैरेटस पे इस तरीके से रखा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे जो प्योर वाटर यानी सॉल्ट से सेपरेट होके जो वाटर आएगा वो यहाँ कलेक्ट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझाती हूँ। ऑब्जर्व द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क पे आपको ऑब्जर्व करना है। स्लोली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टार्ट फॉलिंग इनटू इट। मतलब कॉनिकल फ्लास्क क्या है, ये तो राउंडेड फ्लास्क है, कॉनिकल ये वाला शेप में जो है, ये इस पे ध्यान देना है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग। इसमें जो है ये हीट हो रहा है, ठीक है, ये जो वाटर है ये बॉयल हो रहा है, हीट हो रहा है। देन वाटर इन इट वेपराइजेस, और वेपराइज हो रहा है। आपको पता है जब हीट दी जाती है तो वेपर तो आता ही है, भाप तो निकलता ही है। उसके बाद क्या हो रहा है, वेन द वेपर पासेस थ्रू द इंक्लाइन ट्यूब। और जब ये इंक्लाइन ट्यूब क्या है स्टूडेंट, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये है इंक्लाइन ट्यूब, ओके।
फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखो ये ना यहाँ पे बंद है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा स्टीम है यानी कि जो वेपराइज हो रहा है वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे ये जो कॉक है उसको फर्मली एकदम कस के बंद कर दिया गया है, ताकि ये जो भी यहाँ पे जो इसके वेपराइज हो रहा है, जो स्टीम है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, और वो जो स्टीम है वही यहाँ पे आए, कलेक्ट हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन द वेपर पासेस, जो वेपर पास हो रहा है यहाँ से थ्रू द इंक्लाइन ट्यूब, ये इंक्लाइन ट्यूब से इट गेट्स कूल्ड, यहाँ पे कूल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर को आने जाने के लिए ये बनाया गया है, ताकि ये इसको ठंडा कर सके। ठंडा जितना होगा, ठंडा ऊपर से करेगा तभी तो ये फटाफट वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे आ जाएंगे ना। कोल्ड एंड ड्यू टू द सराउंडिंग कोल्ड वाटर, सराउंडिंग कोल्ड वाटर कहाँ है, यहाँ पे है, जो सराउंडिंग इसको पानी दिया जा रहा है यहाँ पे जो कोल्ड वाटर, ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कोल्ड वाटर जो है इसके अंदर है, लेकिन जो ये भाप बन के आ रहा है वो सिर्फ इस पतली से जो आप देख रहे हो पाइप जैसा, इससे आ रहा है। आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, ये जो है उसके सराउंडिंग में ये जो इतना मोटा ट्यूब है उसमें तो कोल्ड वाटर है, ताकि इसे क्या कर सके, ये जो भाप है इसे कूल कर सके और फटाक से ये इसमें आ सके। मशीन को समझो आप पहले कि यहाँ पे जो यहाँ पे वेपराइज होके आ रहा है, वेपर्स जो हैं वो तो सिर्फ इतने पतले से जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कूल वाटर, यहाँ पे जब वाटर इसकी हीट बढ़ जा रही तो इसको निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर गर्म हो जा रहा है तो इसको निकाल दिया जा रहा है, फिर से यहाँ पे ठंडा पानी यहाँ पे डाला जा रहा है, और ये ठंडा पानी क्या कर रहा है, इसे फटाक से कूल कर दे रहा है वेपर को, और ये वेपर फटाक से वाटर में कन्वर्ट होके नीचे आ जा रहा है फटाफट। यहाँ पे पानी हमारा जो क्लीन हो जा रहा है, सॉल्ट से अलग हो जा रहा है, वो आ जा रहा है। यानी कि आप ये समझो, जब वो वेपर फॉर्म में आ रहा है तो इसमें वाटर नहीं, इसमें सॉल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाटर वेपराइज होके, यहाँ पे नमक पहले नहीं बॉयल, नमक क्यों बॉयल होगा, वाटर बॉयल होके फटाफट जो उसमें था, जो उसमें वाटर की क्वांटिटी है वो फटाफट यहाँ पे वेपराइज होके इस पतले से पाइप के थ्रू इसमें आ जा रहा है। और क्यों फटाफट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे कूलनेस दी जा रही है, कोल्ड वाटर के थ्रू यहाँ पे दिया जा रहा है, और जो वाटर गर्म हो जा रहा है वो यहाँ से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, thus the drops falling into the conical flux are the water from the salt solution in the round bottom। तो यही है यहाँ पे कि इससे जो भी पानी है वो इसमें जा रहा है। सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क, और जब इस तरीके से फटाफट करके सारे पानी इसमें चले आएंगे तो बच क्या जाएगा यहाँ पे, पाउडर फॉर्म में आपका सॉल्ट। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड, जो इम्प्योर लिक्विड्स होते हैं उसको भी इसी तरीके से डिस्टिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हम, ये आपने सुना होगा कि अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो इस प्रोसेस से, वो प्रोसेस ये महंगा पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस से क्या होता है कि वो जो समुद्र का पानी है उसे भी पीने लायक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपने अगर जो बात सुनी होगी कि समुद्र का पानी भी पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उस पर काम करते हैं, और कई सारे कंट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, वो यूज़ भी कर रहे हैं उस वाटर का। तो इसी तरीके से now here given some question, and first one is the water that falls from clouds naturally pure? So यहाँ पे पूछा गया है जो क्लाउड के थ्रू यहाँ पे जो पानी, यानी कि जो बारिश होती है, क्या वो प्योर होते हैं? सो वो तो प्योर होते हैं, येस, द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इज़ नेचुरली प्योर, but as it descends down in the form of rains to the surface of the earth, various harmful gases are dissolved in it and become impure। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है, जब वो क्लाउड में है वो तो अच्छा है, क्लीन है, यहाँ तक आया तो भी क्लीन है, लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ के पास में आता जाएगा, आपको पता है कि अभी कितना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ता जाता है, और कितने सारी हार्मफुल गैसेस हैं जो कि हर रोज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं, अलग अलग व्हीकल की वजह से, अलग अलग यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कितने सारे हार्मफुल गैसेस हैं जो कि इस तरीके से एयर मासेस में है, ऊपर तक है, तो अर्थ ये सन मत समझ लेना, अर्थ के ऊपर तक हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वाटर नीचे आता जाएगा, आते आते क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्प्योर हो जाएगा।
मतलब कि वो उतना शुद्ध नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, लेकिन क्योंकि इतने सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं तो वो वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि पहली बारिश में बहुत सारे, अभी जैसे नहा वहा लेते हैं तो ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि पहली दूसरी जैसे मतलब जब बारिश होती है तो नहीं नहाना चाहिए, ओके, और उसे पीना भी नहीं चाहिए। विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड आर सीन इन द डिस्टिलेशन मैथड? तो द लिक्विड हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर कंडेंसेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे बॉईल किया जाता है, तभी तो हमने देखा थर्मामीटर लगाया गया है कि कितना भाई करना है आपको, जितने में वो कंडेंसेशन हो सके। तो एक पर्टिकुलर उसका मेजरमेंट होता है टेम्परेचर, उसके कंडेंसेशन का भी और टेम्परेचर का भी। फॉर व्हाट पर्पसेस इज स्टिल्ड वाटर यूज्ड? अभी हमने पढ़ा ना, जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो डिस्टिलेशन की हमने प्रोसेस देखी, ये क्यों की जाती है, क्या यूज़ है इसके, क्या यूजेस हैं इसके। सो डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन द रिसर्च एक्सपेरिमेंट, तो रिसर्च एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द कार बैटरीज, ओके। इन सम कंट्रीज़ द सी वाटर इज़ प्योरीफाइड, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंट्री में जहाँ पे पीने की पानी कमी है, वहाँ पे समुद्र एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सी वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सो डिस्टिल्ड एंड देन यूज्ड एज अ पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मीन्स वॉट, पीने लायक पानी वो बन जाता है। तो अब समझ में आया, जैसे बहुत हम लोग सब सारे साइंटिस्ट बहुत टेंस थे भाई कि अब तो पानी सूखता जा रहा है, क्या होगा। तो थोड़ा सा ये सोल्यूशन निकाला है, बट ये बहुत ही महंगा सोल्यूशन है, मतलब कि इसमें खर्च ज़्यादा आते हैं। तो आगे देखते हैं, एक और मेथड यहाँ पे हम देखेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये किसको यहाँ पे किस मतलब यहाँ पे कौन से सब्सटेंसेस को यहाँ पे सेपरेट किया जा सकता है, सो देखते हैं इसमें। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हैव फॉर्म्ड। यहाँ पे टू इमिसिबल मीन्स, इमिसिबल का मतलब क्या होता है, मीन्स कि जो मिक्स ना हो सके। अब मिक्स क्या नहीं होता, जैसे ऑयल की बात करें, केरोसिन की बात करें, वाटर में मिक्स होता है क्या, ये नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार क्या होता है कि जो तेल के कुएं में से टंकी वगैरह फट जाती है तो समुंदर के पानी में पूरा ऊपर तैरते रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब ऐसा सुनने में आता है ना कि जो शिप की जो कुछ भी मतलब इंजन वगैरह ख़राब हो जाता है और तेल इस तरीके से उसमें रिसने लगता है, तो पूरा समुंदर में क्या होता है कि पूरा तेल ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कई सारी मछलियाँ मर जाती हैं, तो ऊपर तैरते रहते हैं वो तेल। सो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, केरोसिन हुआ, जो ऑयल आप जो खाते हो वो भी अगर देखो, चाहे कोई भी ऑयल हो, चाहे वो सरसों का हो, नारियल का हो, वो भी वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। सो इनको अलग करने का ये तरीका है। द हैवियर ऑफ द लिक्विड्स रिमेन बिलो, सिंपल सी बात है, जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे हो जाएगा, जो लाइटर है, जो हल्का है, वो ऊपर तैरते रहेगा। टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो दो लिक्विड मिक्सचर के वो सेपरेट किए जा सकते हैं, यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के थ्रू किए जाते हैं। अपैरेटस क्या चाहिए वो देखो, यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्लास्क चाहिए और यहाँ पे एक बीकर चाहिए, क्योंकि आपको सेपरेट करना है। यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में आपको लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है उसका, ठीक है। बड़ी अगर हम देखते हैं बड़े, अगर आपको ज़्यादा होता है, मतलब कि ज़्यादा अगर इस तरीके से सेपरेट करना होता है तो उसके बड़े बड़े इस तरीके से अपैरेटस होते हैं, छोटा नहीं, उसकी मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पे तो जस्ट आपको बताया गया है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे बताए जाते हैं। एक ले लिया सेपरेटिंग फनल, ले लिया यहाँ पे केरोसिन ले लिया है, वाटर ले लिया है, और ये क्या है, स्टॉप कॉक है, इससे स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको घुमा के चालू भी कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। ये बीकर है, क्या होता है देखते हैं। पोर अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इनटू अ सेपरेटिंग फनल विद इट्स स्टॉप कॉक क्लोज्ड। इसमें डाल देना है दोनों को, किसको, केरोसिन को भी, वाटर को भी डाल देना है, और ये स्टॉप कॉक को एकदम फर्मली बंद कर देना है, ठीक है, ताकि ये इसमें से फटाक से आ न जाए। अब क्या करना है, फिक्स द सेपरेटिंग फनल फर्मली, इसको अच्छे से सेटअप उसका बना देना है, इसको एकदम टाइट करके बंद कर देना है।
लीव द मिक्सचर इन द फ्यूल फनल अनडिस्टर्ब फॉर वाइल, कुछ टाइम के लिए उसको कुछ भी नहीं करना है, टच नहीं करना है, एकदम वैसे ही छोड़ देना है ताकि ऊपर जो भी हैवियर पार्ट है वो नीचे आ जाए, जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाए। सो वाटर विल रिमेन बिलो एंड केरोसिन विल फ्लोट ऑन इट। क्या देखते हैं हम कि जो ऑयल होता है वो ऊपर फ्लोट करते रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है, और जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाता है। नाउ विदाउट शेकिंग द फनल रिमूव द स्टॉपर। अब इसे बिना हिलाए डुलाए क्या करना है, आपको इस स्टॉपर को हटा देना है, मतलब थोड़ा उसे खोलना है। नाउ विदाउट शेकिंग द फनल रिमूव द स्टॉपर, ओपन द स्टॉप कॉक टू कलेक्ट द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फनल इन अ बीकर। इसे धीरे से खोलना है और क्या होगा, ये जो नीचे का पार्ट है वो फटाफट इसमें आ जाएगा। अब क्योंकि ये देखो कांच का है, ग्लास का है, तो हमें देखने पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो वाटर है वही आ रहा है सिर्फ। जैसे ही आप देखोगे कि ये भी आने लग जाएगा, आपको क्या करना है, फटाक से बंद कर देना है। ओके, तो क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर। जैसे ही सारे वाटर इसमें आ जाए, क्योंकि ये ग्लास में, तो आपको पता चल जाएगा कितना आया कितना बाकी है। फटाक से क्या करना है आपको, इसको क्लोज कर देना है एकदम टाइटली। नाउ केरोसिन एंड वाटर आर सेपरेटेड, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये सेपरेशन मेथड हुआ ऑयल और वाटर का, बहुत ही अच्छा मेथड है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रीफ्यूगेशन ज्योग्राफी में। सो मेथड वही है कि जोर जोर से एक तरीके से घूमना, ठीक है। सो टर्बिड वाटर, इंक, मिल्क, बटर मिल्क, ब्लड आर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सो इसे आप अलग कर सकते हो। व्हेन टर्बिड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल द सॉइल पार्टिकल्स इन इट स्लोली सेटल टू द बॉटम। क्या होता है, टर्बिड आपने वाटर लिया, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कि कुछ मिट्टी वगैरह है, सॉइल है उसमें, तो आप क्या देखोगे कि जो सॉइल होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसा ही होता है ना, आप कभी करके देखना। वाटर में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, आई थिंक 4th में। उसमें क्या होता है कि आपने लीव्स वगैरह डाले और आपने कंकड़ डाले, मिट्टी डाले, तो आपको पता है कि जो जितना भारी होगा वो उतना नीचे इस तरीके से लेयर के फॉर्म में आता जाएगा, और जो जैसे कि पत्तियां वगैरह होती हैं वो ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। तो ऐसे ही मिट्टी क्या होगा, अंदर बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भारी है। किससे, पानी से। द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक हाउएवर डू नॉट सेटल इवन ऑन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब। लेकिन जो मिल्क होता है या इंक होता है, वो ऐसे सेटल नहीं होते, वो क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं वो, कि वो सेटल डाउन नहीं होते कि नीचे जो भी है ज़्यादा थोड़ा हैवी या लाइट पार्टर है वो नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक कि उन्हें हम खुद ना करें। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स इन सच मिक्सचर्स बीइंग वेरी टाइनी एंड लाइट। बहुत ही छोटे होते हैं इनके जो भी पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, जो इनके मतलब मिल्क के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि वो लिक्विड में है, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो इतना टाइनी, इतना छोटा, इतना लाइट होता है कि वो क्या होता है, वो इस तरीके से जो मिक्सचर में ही मिक्स रहता है, वो नहीं सेटल डाउन होता। सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड, पूरा लिक्विड में पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है। जो दूध होता है ना, वह इस तरीके से फैला ही रहता है, जो भी उसके सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े मोड़े होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप देखते होंगे जब पूरी तरीके से उसे हीट देते हैं तो थोड़े से जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो मलाई फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, मलाई फॉर्म में आ जाते हैं। फिर भी उसके कई सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो दूध में घूमते रहते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इवन बाय मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। तो बिना सेटलिंग मतलब कि ये सेपरेट ही नहीं हो सकती। भले से आप जो मेथड जैसे फिल्ट्रेशन का किया या सेटलिंग का किया, वो सेटल डाउन ही नहीं होगा, और ना ये फिल्ट्रेशन के थ्रू वो निकल सकता है। ये किसके थ्रू होगा, सो हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। तो लिक्विड से आप ऐसे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं कैसे निकालोगे, इन द लेबोरेटरी अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज़ यूज टू सेपरेट, ये है। तो लेबोरेटरी में क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को निकालने के लिए, तो अगर इस तरीके से बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं लाइक मिल्क एंड लाइक इंक, तो बहुत स्मॉल एंड बहुत टाइनी, बहुत लाइट पार्टिकल्स सॉलिड हैं जो कि घूमते रहते हैं, और फिर भी हमको उसको अलग करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा जो ब्लड है उसमें भी देखो, यहाँ पे ब्लड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ब्लड आर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड एंड। तो ब्लड में भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, वो बहुत सारे दवाइयों में काम आता है, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ,
और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो, चिकनगुनिया हुआ, एड्स हुआ, तो उसमें प्लाज्मा बहुत काम आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा को कैसे अलग किया जाता है, आपको पता है कैसे किया जाता है? तो देखो, उसको भी सेंट्रीफ्यूज मेथड से ही किया जाता है। ओके, तो पहले क्या है पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ किया जाता है सॉलिड जो रहता है मिक्सचर का, उसे निकालने में। ओके ओके, सो देखो यहाँ पे it consists of a disc which rotates like a fan at great speed. There is a provision to attach test tube at the rim of this disc. मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या इस तरीके से इसमें जो टेस्ट ट्यूब है वो रखने के लिए जगह है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे रखा जाता है, इसमें इस तरीके से इसमें रखा जाता है। मान लो कि मैं आपको आपके ब्लड का बताती हूँ एग्जांपल। ब्लड लिया गया, निकाल लिया गया, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट स्कूल में बता सकते हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन ये मशीन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब आपका ब्लड निकाल लिया गया सिरिंज के थ्रू, उसको इसमें डाल दिया गया, छोटा छोटा ऐसे आता है टेस्ट ट्यूब, उसमें इसको डाल दिया गया, किसी में भी एक में डाल दिया। ओके, तो उसको क्या करेंगे फिर इसको क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं, ये जो है ना इसको इस तरीके से घुमाते हैं। फिर ये फ़ैन की स्पीड में एकदम ऐसे करके एकदम फ़ैन की स्पीड में बहुत ही तेज़ी से घूमने लगता है, बहुत ही तेज़ी से ये घूमने लगता है। फिर क्या होता है, जब निकालेंगे ना इसको तो देखेंगे कि आप जो यहाँ पे आपका ब्लड रहता है ना, ब्लड नीचे आ जाता है और उसका जो प्लाज्मा, क्योंकि वो लाइटर पार्ट होता है उसका, तो वो ऊपर आ जाता है वाइट वाइट में। तो ऐसे लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत होती है प्लाज्मा को निकालने की। वाइट पार्ट में वो ऊपर आ जाता है और ब्लड नीचे रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे आपको हाथ की ज़रूरत पड़ती है इसे घुमाने की, बहुत मेहनत नहीं लगता है, तो आपको पता है कितना हल्का है, तो बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज में भी वही है। यहाँ पे देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ भी आपको अगर चाहे ब्लड हो चाहे मिल्क हो, इसमें डाल दिया और फिर यहाँ पे इसे ऑन कर दिया जाता है। और ऑन करने के बाद ये क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से घूमने लगते हैं, और ज़ोर से घूमने के बाद क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये घूमते हैं, इस वजह से जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं। मैं आपको सिंपल मेथड अगर बताऊँ इसका, तो आप अपने घर पे कर सकते हो। पहले आपने देखा होगा कि पहले जो चर्नर यूज़ किया जाता था, जब जैसे आप क्या करते हैं, बहुत टाइम तक हम लोग क्या करते हैं, घी निकालने के लिए मलाई रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, ठीक है। तो आप रखो 6-7 दिन का रखो या 2-3 दिन का रखो, और फिर क्या करो, आप उस मलाई को क्या करो, मिक्सर में डालो, मिक्सर में आपको डालना है, ठीक है। और फिर उसको चालू कर दो, और फिर आप क्या देखोगे कि जो उसका मक्खन होता है ना वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो लाइटर पार्ट है, उसकी डेंसिटी लाइट होती है, हल्की होती है, जो छाछ नीचे रह जाता है। तो आप देखोगे ना कि ऊपर आपका जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे, यानी वो एकदम ऊपर आ जाता है मक्खन ऐसा। तो आप उसे ईजिली निकाल सकते हो। बिल्कुल यही काम है, लेकिन ये जो मैंने बताया आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी हम भी क्या करते हैं, जो पहले टाइम में लोग क्या करते थे, ऐसे चर्नर होता था ना इस तरीके से, ऐसे रहता था लकड़ी का या फिर स्टील का, उससे ऐसे बहुत टाइम तक करते रहते थे, तब वो निकलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप मिक्सर में भी उसे ईजिली कर सकते हो, तुरंत की तुरंत हो जाता है 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगता। तो वो आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सो इसमें डिस्क लगी होती है, ये वाला, ये जो डिस्क लगी हुई है, जो कि रोटेट होती है तेज़ी से, एकदम फ़ैन की तरह बहुत ही तेज़ी स्पीड में। सो देयर इज़ अ प्रोविज़न टू अटैच टेस्ट ट्यूब एट द रीम ऑफ द डिस्क, और इसमें टेस्ट ट्यूब अटैच किया जाता है। When the tubes attached to the disc rotate at high speed, a force is generated which pushes the particles away from the center. तो जो सेंटर में जो भी रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स को पुश करता है। एज अ रिजल्ट सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाते हैं बॉटम पे, और बॉटम ऑफ द ट्यूब्स एंड आर देयर बाय सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड। तो लिक्विड से वो अलग हो जाते हैं जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये क्या है, ये भी सेपरेशन का ही एक मेथड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मिक्सचर से सेपरेशन का मेथड देख रहे हैं, ये याद रखिए।
तो ये क्रोमेटोग्राफी क्या है, इफ़ टू और मोर सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व्ड इन सम प्रपोर्शंस इन द सेम सॉल्यूशन, दीज सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, अगर दो या दो से ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं किसी स्मॉल प्रपोर्शन में, ज़्यादा नहीं, थोड़े मोड़े प्रपोर्शन में ज़्यादा, मतलब कि वो मिक्स हैं, तो इसे अलग करने के लिए जो एक प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस फैक्ट्रीज एंड साइंटिफिक लेबोरेटरीज for detecting new ingredients and for identifying and separating components of a mixture। किसी भी मिक्सचर से किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई, उसे समझने के लिए, देखने के लिए, या फिर जो न्यू इंग्रेडिएंट उसमें डिटेक्ट करने के लिए कि क्या इसमें और मिक्स है, उसे समझने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में, साइंस लेबोरेटरीज़ में, वहाँ पे, ठीक है। इसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और मैं तो बहुत ही सिंपल आपको एक तरीका इसमें लिखा हुआ है वही बताऊंगी कि आप वो ज़रूर करना। तो इसमें क्या ज़रूरत होती है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में आपको पानी लेना है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर, रेक्टेंगुलर शेप आप सबको पता है, यहाँ पे दिया भी गया है, देख लो, ये लेना है आपको। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको स्पॉट करना है ब्लू इंक का या फिर ब्लैक, ब्लैक इज़ बेस्ट, ब्लैक भी कर सकते हो। सो इस पर करना है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन एज, कीप दिस पेपर अपराइट इन द वाटर इन द बीकर। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे देखो ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, बीकर है ये, और यहाँ तक जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो ब्लैक आपने डॉट किया ना यहाँ पे, ब्लैक या ब्लू, वो टच नहीं होना चाहिए, या फिर चाहिए तो आप ऐसे शेप में कट कर लो। ये जो ऐसा शेप है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस शेप में कट कर लो, थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये आप ध्यान देना कि जो वाटर है वो सिर्फ इतना ही टच करे, इसका जो थोड़ा सा टच करे इसका पार्ट, पूरा ये यही नहीं टच कर देना, पूरा डिप नहीं कर देना, ये जो डॉट है उसको पानी में, वाटर में डिप नहीं कर देना है, थोड़ा सा टच होना चाहिए। क्या होगा फिर इसका जो लिड है वो आपको लगा देना है। कुछ टाइम के बाद आपको देखना है कि जो स्पॉट होता है इंक का, वो इस तरीके से राइजन, मतलब उठने लगता है, कलेक्टेड पर्टिकुलर हाइट ऑन द फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर है वो इस तरीके से आपको क्या, पानी जो है वो एब्जॉर्ब करने लगता है। क्या ये फिल्टर पेपर जो है ना, ये फिल्टर पेपर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे अगर आप देखोगे जो टिश्यू पेपर होता है, नॉर्मल पेपर भी जो होता है, वो क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है उसे, वाटर को। सो ये क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, डिफरेंट हाइट्स ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स एंड दस अपीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इनका आप क्या देखोगे कि इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से काफ़ी अलग, इस तरीके से अलग अलग हो रही है। मतलब एक ही था, आपने तो एक ही कलर रखा था यहाँ पे, ब्लैक या ब्लू। तो मैं आपको बता दूँ, मीन्स ink is not just a single substance but a mixture of various colored components। इसमें कोई एक सिंगल कलर नहीं है, उसमें कई सारे कलर होते हैं। जैसे ब्लैक में अगर मैं आपको बताऊं, सो उसमें रेड कलर होता है ब्लैक में, ओके, येलो होता है उसमें, और ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, और पर्पल, क्योंकि वो ब्लैक से निकल रहा है, ब्लू से निकल रहा है, तो पर्पल तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे रेड कलर भी है वहाँ पे। और आपको पता है कि ये एक कलर में, एक ब्लैक कलर में ये 4 कलर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ऑरेंज, इवन पर्पल कलर ऑल्सो। सो ये सारे कलर होते हैं। तो इंक सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं बना है, वो कई सारे कलर का मिक्सचर है। तो जैसे जिसकी स्पीड होगी डिज़ोल्व होने की, वैसे वो फटाफट एक अपना कलर छोड़ते जाएगा, जैसे ही वो वाटर उसको मिलता जाएगा, वो फैलता जाएगा। ऐसे पढ़ के मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। If there are 2 or more constituents of different colors in the ink, they will be seen to have risen to different heights due to the different colors and thus appear distinct from each other। एक दूसरे से डिफरेंस बना के वो इस तरीके से आपको दिखते जाएंगे इस पेपर पे। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन यूजिंग अ चॉक स्टिक इंस्टेड ऑफ द फिल्टर पेपर। नहीं है आपके पास ये पेपर, नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, आप चॉक जो होता है ना, वो भी आपको पता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो उस पर यूज़ करिए आप, उस पर ही एक ब्लैक या कुछ कलर इस तरीके से करके, मान लीजिए कि आपने ये चॉक लिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉट लगा देना है, और फिर इतना क्या कर देना है, इतना आपको डिप कर देना है, इतना चॉक को डिप कर देना, उसके नीचे ही, ऊपर नहीं, डिप नहीं कर, जो आपने डॉट दिया उसको डिप नहीं करना है वाटर में। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड
क्रोमेटोग्राफी। और क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड। देयर आर द solubility of the substance in the solvent that moves up and the ability of the substance to stick to the stationary filter paper। ये क्या होता है, स्टेशनरी फिल्टर पेपर पे यहाँ पे जो solubility होती है किसी भी सॉल्वेंट की, इसमें जो मतलब कि जो solubility है जिसमें वो मतलब कि यहाँ पे अपना जो भी सोल्यूशन है, यहाँ पे जो भी आपने बुन किया, जो भी डॉट जो भी कलर किया, यहाँ पे वो क्या होता है, डिज़ोल्व रहता है एक ही इंक में, वो यहाँ पे अपना कलर बाद में दिखाता है कौन कौन सा कलर रहता है। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर म्यूचुअली अपोजिट एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज। अलग अलग होता है, वैसे वो था तो सिर्फ ब्लैक, बट इसमें भी कई सारे कलर हैं, लेकिन वो सब मिलके एक ही कलर दिखाता है। एज अ रिजल्ट ऑल द components ऑफ द मिक्सचर डू नॉट राइज ऑल द वे to the upper end of the filter paper but remain behind at different heights। so as a result क्या देखने को मिलता है हमें, जितने भी उस मिक्सचर में एक अकेले जो ब्लैक कलर या ब्लू कलर जो था उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे वैसे हमें नहीं दिखते, लेकिन एक करके जैसे जैसे उनकी स्पीड होती है, जैसी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, सो इसमें डिफरेंट पिगमेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कलर है ना, वैसे तो वो सिर्फ ब्लैक या ब्लू पिगमेंट कलर था, लेकिन यहाँ पे और भी उसके पास कई अलग अलग कलर के यहाँ पे उसमें है, और जितने जैसे अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर हैं वैसे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। ओके, सो डिफरेंट पिगमेंट्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। तो अलग अलग जो डिफरेंट कलर के ना, वो उस तरीके से अलग तरीके से उनकी स्पीड भी होती है। जिसकी पहले स्पीड होगी वो पहले कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी स्पीड होगी फिर वो आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके जिसकी स्पीड जितनी तेज़ होगी उनके डिपेंड करता है, उनके कलर पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। इस तरीके से वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हमें इस तरीके से एक कलर से हमने देखा कि इसमें कई सारे कलर यहाँ पे मिक्स हुए रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मटेरियल वी यूज़। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।